वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज राइजिंग पाकिस्तान में साथियों मैं बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हूं, इसलिए कि मैं दो ऐसे पाकिस्तानियों से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने इस मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। 2020 यानी इसी साल दी डायना अवार्ड इन दोनों ने, वैसे तो 5 पाकिस्तानियों को मिला, लेकिन इनमें से 2 आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, नबीला अब्बास और अहमद तूर। नबीला अब्बास एक डेरा गाजी खान का नवाही छोटा सा टाउन है चोटी ज़ेरी, उसकी रहने वाली हैं। वो अभी ऑनलाइन चोटी ज़ेरी से हमें ज्वाइन करेंगी। और अहमद तूर का ताल्लुक जो है वो रहीम यार खान से है और वो रहीम यार खान से हमें ज्वाइन करेंगे। और इन दोनों ने अपने काम में, बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, 20-22 साल इनकी उम्र है, और इन्होंने ऐसा जबरदस्त काम किए अपनी जिंदगी में, अपनी कम्युनिटी में, अपने इलाके में, इनको ये इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया। तो आइए जनाब, इनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। नबीला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तुम मेरे शो में आई हो। वेलकम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम राइजिंग पाकिस्तान और सर तौसीक। मैं बहुत ही पुरजोश हूँ क्योंकि हमेशा से मेरा ख्वाब था कि मैं आपके शो पे आऊँ। मेरी मदर हमेशा आपका शुरू से देखती आती हैं शो, और हमेशा मुझे कहती थी देखो भाई ये नौजवान ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, सुनो इनको, सबक हासिल करो इससे। तो मैं हमेशा कहती थी एक दिन आएगा ज़रूर मैं भी सर तौसीक के शो पे आऊँगी और कुछ ना कुछ अच्छा करके एक्सप्लेन कर रही होंगी। तो वेरी गुड, वेरी गुड। हम भी बहुत खुश हैं भाई, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और अभी तफसील में चल के आप आगे आपसे बात करेंगे। हाँ, हमें जनाब रहीम यार खान से ज्वाइन कर रहे हैं अहमद तूर। और अहमद जो है वो प्रेसिडेंट है मैप्स यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन के, और अहमद को भी इस दफा दी डायना अवार्ड से नवाजा गया है। अहमद, वी आर सो वेरी प्राउड ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया और राइजिंग पाकिस्तान का जो उन्होंने हमें फीचर किया है पिट पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे, और मैं हम्बल भी हूँ और बहुत ज्यादा प्राउड भी फील कर रहा हूँ। अच्छा भाई, अब जरा बात शुरू करते हैं साथियों, पहले नबीला से। और नबीला से पूछते हैं कि ऐसा क्या इसने जनाब तीर चलाया है कि इसको ये इंटरनेशनल अवार्ड मिला। तो नबीला बताएं कि आपके काम की नौयत क्या थी और क्या आपकी अकॉम्प्लिशमेंट थी जिसपे आपको ये अवार्ड मिला है। जी बिल्कुल, आज का तो ये बड़ा पुरइश्तियाक सवाल है कि मुझे डायना अवार्ड क्यों मिला है। बुनियादी तौर पे मैं समझती हूँ मैंने काफ़ी समाजी, इंसानियत और फलाह बहबूद के काम किए हैं, लेकिन सबसे जो मजबूत अंसर है वो ये है कि मेरी अपनी इनफरादी जदोजहद की कहानी है। और मुख्तसरन ये कहानी ये है कि एक ऐसे इलाके में, एक देहात में पैदा होना जहाँ पे बुनियादी वसाइल, हकूक़ आपको हासिल ना हो, इवन इस 220 में भी, और फिर जहालत, माशरे की जहालत, अंधेरों से लड़ते हुए अपने वालिदैन के ताउन के साथ मैंने ना सिर्फ इब्तदाई तालीम बल्कि आला तालीम हासिल करने का भी ख्वाब पूरा किया। और इस ख्वाब पूरा करने के बाद हमेशा से मेरा एक इश्तियाक था, मेरा जज्बा था कि मैं अपने लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करूं, जिसमें उनका सबसे बड़ा एक बुनियादी हक भी और ख्वाब भी आता है, वो है इब्तदाई तालीम, जो कि मैं समझती हूँ अभी भी इस ज़माने में भी लाइक 2 to 10 गर्ल्स जाती हैं स्कूल्स में और 5 to 10 बॉयज़ जाते हैं स्कूल में। तो इस जज्बे के साथ तहत मैं खड़ी हो गई और अपना एक इनफरादी जंग का एक झंडा लहराया मैंने, और इसके लिए आवाज़ बुलंद की और तालीम की वकालत को उजागर कर रही हूँ। तो मैं समझती हूँ ये 2 to 10 से मुराद आपकी है कि चोटी ज़ेरी के एरिया में आप कह रही हैं कि हर 10 में से सिर्फ 2 बच्चियां प्राइमरी लेवल में स्कूल में जाती हैं और हर 10 में से 5 लड़के स्कूल जाते हैं। तो बहुत ही अफसोसनाक फिगर्स हैं। मैं समझती हूँ कि एक वडेरा सिस्टम का कल्चर यहाँ पे प्रिवेल हो गया है, छा गया है, और लोग जहालत और लाशऊरी में कहीं अंधेरों में डूबकर अपने बुनियादी हकूक़ और वसाइल की बात नहीं कर पाते। और लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे कि उनकी नौ उम्र में शादी कर देना यही उनका मुस्तकबिल समझा जाता है। तो मैं समझती हूँ ये एक मेरा ख्वाब था जो मेरा अपना इनफरादी तौर पे तो पूरा हुआ है, लेकिन मजमूई तौर पर मैं इसकी जंग अभी भी लड़ रही हूँ और मेरे ख्याल में ये अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, आपने खुद पढ़ाई में क्या किया? मैं हमेशा, मुझे इब्तदाई तालीम से मुझे बड़ा शौक था कि मैं पढ़ूं, कुछ ना कुछ करूं, और बदकिस्मती से हमारे इलाके में कोई स्कूल नहीं था, कोई ख़ास क्वालिटी वाला स्कूल। तो ये मेरे वालिद साहब का एक इनिशिएटिव है, उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट स्कूल खोला, अपनी इब्तदाई तालीम में वहाँ से हासिल करने में कामयाब हुई। और अपने प्राइमरी स्कूलिंग में भी हमेशा से ही डायरीज़ लिखना, बड़े बड़े ख्वाब लिखना कि मैं उड़ूंगी, मैंने पायलट बनना है, मैंने एविएशन करनी है। तो ये एक ऐसा ख्वाब था उन अंधेरों में, उन जहालत के माहौल में, जहाँ पे लोगों को लोग यकीन नहीं करते थे कि ये ख्वाब पूरा हो सकता है, और वो भी किसी लड़की का देहात के इलाके से। तो इस यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से फिर आपने एविएशन के अंदर बैचलर्स
किया, बैचलर किया और वो भी एक बड़ी मजेदार कहानी जो आगे चल के हम आपको बताएंगे। अहमद हमारे साथ हैं रहीम यार खान से, और इनको भी दी डायना अवार्ड मिला। अहमद, आपने ये जो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के आप प्रेसिडेंट हैं, और ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, रोटेशन पे डिफरेंट स्टूडेंट्स हर 2 साल के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं, तो आप, मुझे पता चला है कि आपकी उम्र अभी 20 साल है और आप इस वक्त दुनिया के 10 मुल्कों में एक्चुअली जाके वहां पे भी यूथ मोटिवेशन के कोई जबरदस्त किस्म के कोई इवेंट्स करते हैं। वो जरा हमें कहानी सुनाओ, मुझे वैसे यकीन आ नहीं रहा कि ये कैसे हो गया है। ये इदारा हमने 2012 में बनाया था रहीम यार खान में, मैप्स फाउंडेशन के नाम से। इसके जो चेयरमैन है वो कामरान जफर है, और फिर उसके बाद वाइस चेयरमैन मोहम्मद अहमद है। ये इदारे का बेसिक पर्पस ये था कि जो साउथ पंजाब के लोग होते हैं उनको एम्पावर करना है, उनकी लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स को इतना एनहांस कर देना है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लेवल पे आगे कम्पीट करें बल्कि वर्ल्ड लेवल पे आगे कम्पीट करें। तो सिख भाई, आपने देखा होगा कि हम गोरों के पास जाते हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेस में अटेंड करते हैं, बड़े खुश होते हैं, तस्वीरें भी लगा के आ रहे होते हैं कि जी हमें उसने बुलाया, हमें उसने बुलाया। वी थॉट कि व्हाई डोंट के हम जाएं और हम लोगों को बुलाएं, हम लोगों को होस्ट करें, और फिर हम वहाँ पे पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज, वहाँ पे हम उनको पॉजिटिव इमेज को जो है वो प्रेजेंट करें। तो इस तरह हमने एक चेन जो थी वो स्टार्ट की 2018 में कॉन्फ्रेंसेस की, और एक इदारा हमने बनाया ग्लोबल पीस चेन, जो कि सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है मैप्स का। हमने नेपाल से स्टार्ट किया, वहां पे हमने एक कॉन्फ्रेंस करवाई, पीस समिट के नाम से हम ये इवेंट करवाते हैं पूरी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज में, जिसका पर्पस ये होता है कि हमारा जो मकसद है वो ये है कि जी वायलेंस का कोई ताल्लुक नहीं है कास्ट, कलर, क्रीड, नेशन और एनी रिलीजन के साथ। फिर हम साउथ अफ्रीका गए, मलेशिया गए, यूक्रेन भी गए, इराक भी गए, कुर्दिस्तान में जब स्पेशली वहाँ पे हालात खराब हो रहे थे तो उससे एक वीक पहले मैं खुद वहाँ पे गया था। हमने वहाँ पे तकरीबन 30 कंट्रीज से लोगों को होस्ट किया, और वहाँ पे सिर्फ यही मेथड दिया था कि जो पीस है ना, इसको हम सिर्फ डायलॉग्स के साथ अटेन कर सकते हैं, ये वॉर से नहीं अटेन हो सकता। अच्छा, ये बताएं कि आपको दी डायना अवार्ड जब मिला तो उस वक्त वो क्या फीलिंग थी, क्या टेल मी अबाउट दैट मोमेंट जब आपको ईमेल आई। जी, रमजान का महीना था और अभी मैंने सुबह सुबह रोजा ही रखा था, तो आई जस्ट मोबाइल उठाया, मैंने तो देखा कि एक ईमेल आया हुआ था कि आपको डायना अवार्ड मिल चुका है। और वो मुझे अभी तकरीबन उसकी 3-4 दिन रहते थे उसका रिप्लाई करने में, बिकॉज मुझे 10-15 दिन लेट पता लगा था, मेरे किसी स्पैम और जंक फोल्डर में रह गया था। तो मैं फिर मम्मा को भी बता रहा था और सब बड़े ना खुश हो रहे थे कि अगर तो ये बात सच है तो बहुत ज्यादा मुबारक हो आपको, बट स्टिल हमें था कि हम वेट करते हैं अंटिल के चीज ऑफिशियल हो जाए। तो जो डायना अवार्ड मिला है वो सिर्फ एजुकेशनल और पीस बिल्डिंग पे मिला गया। अच्छा नबीला, ये बताएं कि हमने सुना है कि टोटल कुल इस दफा 5 पाकिस्तानी नौजवान हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, लेकिन इसका अगले साल वो कुछ और भी है कोई सिलसिला कि वो टॉप 20 होंगे, और फिर वो जरा कहानी मुझे बताओ नबीला जल्दी से, ताकि हम फिर तुम्हारे लिए दुआ भी करें और अहमद के लिए और बाकी तीनों के लिए भी कि आप लोग टॉप 20 में भी आए। वो क्या कहानी? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी डायना अवार्ड होल्डर्स हैं, रेसिपिएंट्स हैं, उनका सफर मेरे ख्याल में यहाँ पे खत्म नहीं होता, क्योंकि उनके लिए मजीद एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लाइक लेगेसी अवार्ड, डायना लेगेसी अवार्ड। उसके लिए बुनियादी तौर पे जो रॉयल फैमिली या उनकी टीम्स हैं, डायना टीम्स हैं, वो 2 साल के जितने भी डायना रेसिपिएंट्स होल्डर्स होते हैं उनमें से टॉप 20 को चुनते हैं और उन्हें पूरा एक वीक के लिए यूके में बुलाते हैं, रॉयल यानी सरकारी उस पे वजीफे पे बुलाते हैं, और वहाँ पे उनको अवार्ड से नवाजा जाता है बाकायदा, और मेंटोरशिप, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, तो होप सो, उम्मीद करते हैं, और बिल्कुल आप दुआ तो करें, दुआ तो हमारे लिए बनती है कि अगर हमारा इसमें भी नाम आ जाता है तो हम मज़ीद बुलंद करेंगे पाकिस्तान का नाम इंशाअल्लाह। अहमद, तुम्हें लगता है कि टॉप 20 में आ जाओगे? ये मैं आ जाऊं या हम 5 में से जो आने वाले हैं उनमें से कोई भी आ जाए, इट्स अबाउट पाकिस्तान। तो यहाँ पे हम ये सेक्रीफाइस कर सकते हैं कि जस्ट हमारे कंट्री का नेम अगर आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अब जरा बात को मैं एक और तरफ से लेके चलता हूँ, और वो ये है अहमद और नबीला, आप दोनों में से जो भी इसका जवाब देना चाहिए, दोनों अपनी इनपुट इस पे दीजिए। देखें, एक आम तासुर हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि मुझे भी अब यूथ के साथ और नौजवानों के साथ काम करते सदियाँ गुजर गई, मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो हमारे दूर अफ्तादा इलाके हैं, चाहे वो पंजाब से उनका ताल्लुक हो, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा से हो, बलोचिस्तान, गिलगित के, कश्मीर के, कोई भी इलाका हो, जो दूर अफ्तादा टाउन्स हैं, वहाँ के नौजवानों को एक आम तासुर मैंने देखा उनके अंदर होता है कि जी अगर पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मतलब बड़े शहरों में बड़े वसाइल हैं, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, तो वो बच्चे जो बड़े शहरों में पैदा हो गए वो फॉर्चुनेट हैं
اور ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں, ان کے پاس امکانات زیادہ روشن ہو جاتے ہیں زندگی میں کچھ بڑا کرنے کے لیے. آپ دونوں مجھے بتائیں, آپ چھوٹی زیریں ایک بہت ہی دور افتادہ علاقہ ہے, اسی طرح رحیم یار خان, کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ فیل کیا کہ ان دور افتادہ علاقوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اپرچونٹیز میں کمی ہے, اور اگر تھی تو پھر اس کو کیسے اوور کم کیا؟ جی احمد, پہلے آپ بتائیے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جو بڑے شہروں میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. اگر ہم ایجوکیشن کی بات کر لیں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی بات کر لیں, یا ویزا کی ہی بات کر لیں, ہمیں تو ویزا کے لیے بھی اسلام آباد آنا پڑتا ہے بار بار. بٹ دا تھنگ از کہ ایک چیز ہوتی ہے, آپ نے کسی چیز کو ایز اے مشن لے لینا ہوتا ہے, اس کو آپ نے چیلنج لے لینا ہوتا ہے کہ جی اب ہم یہاں سے ہیں, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیچے دکھا دیں گے, ہم سمجھیں گے کہ جی ہم کسی انفیریئر کمپلیکسٹی کا شکار ہو جائیں گے. تو میں نے ہمیشہ سے یہی اس بات پہ زور دیا ہے لوگوں کو, یا جو میرے ساتھ ینگ پیپل ہوتے ہیں, کہ ہمیشہ اس چیز کو چیلنج لیں, اپنی لائف میں مائلسٹونز اور گولز کو سیٹ کریں, اور یہ مت سوچیں کہ آپ رحیم یار خان سے ہیں یا ڈیرہ غازی خان سے ہیں, یا جسٹ آپ نے اپنے گولز پہ کام کرنا ہے. تو پھر آپ اتنا کام کریں تاکہ آپ کو لاہور, کراچی اور جو اسلام آباد کے لوگ ہیں وہ بیٹھ کے آپ کو ہوسٹ کر رہے ہیں, اور وہ بیٹھ کے آپ کی تعریف بھی کر رہے ہیں. ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ, بالکل صحیح تم نے کہا. جی نبیلہ, آپ کیا کہیں گے؟ جی ضرور, احمد نے بڑی اچھی موٹیویشن دی ہے, مجھے بھی مزید موٹیویشن ہو رہی ہے دیٹ یس وی کین ڈو اینی تھنگ. یہ سوال میرے خیال میں اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی دردناک کہانیاں بھی جڑی ہیں, کیونکہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جو دیہات کے علاقوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, نوجوانان ہوتے ہیں, ان کو بنیادی وسائل کی بڑی کمی ہوتی ہے, اور اس زمانے میں ابھی بھی ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا اتنا بڑا ہے, کیونکہ میں نے یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں جانا ہے, تو میرے پاس بس کا کرایہ دینے کے لیے پیسے ہی نہیں تھے اس وقت. لیکن یہ ایک انفرادی جذبہ تھا, یہ ایک اپنی ذات پہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین تھا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں, میرے اندر ایک ٹیلنٹ ہے, مجھے کرنے دیا جائے. لیکن کیونکہ بنیادی وسائل نہیں ہیں, مالی وسائل نہیں ہیں, یہ مجھے روک نہیں سکتے. تو میں سمجھتی ہوں میری والدہ صاحبہ کا بھی بڑا ہاتھ ہے, انہوں نے رشتہ داروں سے ادھار سب کچھ لے کے انہوں نے اس چیز کو یقینی بنایا ہے کہ میں جا کے اپنا انٹرویو ایٹ لیسٹ جا کے دوں ایویشن انسٹیٹیوٹ میں. اور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کا بھی بڑا رول ہے کہ انہوں نے ٹیلنٹ کو ریکگنائز کیا, اور اسی ٹائم میرے 10 منٹ کے انٹرویو کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو فل برائٹ اسکالرشپ دیں گے, آپ کو ہر یہاں پہ فیسلٹیز دیں گے, لیکن آپ پڑھیں, یہ آپ کا خواب ہے. تو میں سمجھتی ہوں انفرادی جذبے اور بڑا خواب دیکھنے سے آپ ہر چیز کو ممکن کر سکتے ہیں. بس آپ کا یقین ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھی ہونا چاہیے, اور اپنی ذات پہ بھی ہونا چاہیے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, تو ہر چیز پاسبل ہے. نبیلہ عباس اور احمد طور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت رائزنگ پاکستان کے اس خصوصی ایپیسوڈ میں. ہم چل کے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آئی ایم شیور کہ اس وقت جہاں بھی ہمارا یہ شو دیکھا جا رہا ہے, خاص طور پہ چھوٹے علاقوں میں, گاؤں دیہات میں, گوٹھ میں, ٹاؤنز میں, وہاں کے نوجوان ڈیفینیٹلی بہت انسپریشن لے رہے ہوں گے, نبیلہ سے بھی اور احمد سے بھی. ان سے کچھ اور بھی ان کی کہانیاں سنیں گے, بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں ان کے پاس. رہی میرے ساتھ رائزنگ پاکستان میں, ابھی ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. رائزنگ پاکستان میں آج میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں نبیلہ عباس سے, جن کا تعلق چھوٹی زیری سے ہے, اور یہ ڈیرہ غازی خان کا ایک نواحی علاقہ ہے, ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے, اور وہاں سے نبیلہ کا تعلق ہے, اور ان کو دی ڈیانا ایوارڈ ملا ہے اس دفعہ 2020 کا. اور میرے ساتھ احمد طور بھی ہیں, اور احمد طور کا تعلق رحیم یار خان سے ہے, ان کو بھی دی ڈیانا ایوارڈ ملا ہے, اور دونوں بڑے زبردست جناب پاکستان کے رول ماڈل یوتھ ہیں. آئی ایم سو ویری ہیپی کہ آج یہ میرے شو میں آن لائن میرا ساتھ دے رہے ہیں. اچھا جی, اب ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. نبیلہ, آپ یہ بتائیے کہ آپ ایک بہت اچھی اگزامپل ہے نواحی دیہی علاقوں سے اپنے اسٹرگل کا آغاز کر کے ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنا نام بنوانا, اور لاہور جیسے شہر میں آ کے پھر اپنی ڈگری مکمل کرنا. آپ کیا سمجھتی ہیں, ہمارا دیہی نوجوان اور ہمارا شہری نوجوان کیا انٹرنیٹ کے اس دور میں آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت ایک لیول پہ, ایک پیج پہ ہیں, نالج کے اعتبار سے, اپرچونٹیز کے اعتبار سے, سوچ کے اعتبار سے, فکر کے اعتبار سے, یا ہمارے دیہی نوجوان اور شہری نوجوان کو ابھی بھی ایک
फ्रीक्वेंसी पे आने की जरूरत है? जी, बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है आपने जो किया है। तो मैं समझती हूँ कि इस ज़माने में भी 2020 में भी अभी भी दही इलाके के और शहरी इलाके के नौजवानान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उसका सबसे बड़ा जो पहलू है, जो हमें कमज़ोर कर रहा है, यानी देहात के इलाकों के नौजवानान को, वो है तालीम का पहलू। क्योंकि तालीम से ही आपको शऊर आता है, तालीम से ही आप आगे बढ़ते हैं और कुछ ना कुछ करने के काबिल होते हैं। देहात के इलाकों में बदकिस्मती से इस वक़्त तालीम की जो क्वालिटी है, वो स्टिल अभी भी इम्प्रूव नहीं हुई। और कुछ ऐसे भी देहात के इलाके हैं जहाँ स्कूल तो मौजूद हैं, यानी बिल्डिंग तो आपको मिलेगी दिखने में, लेकिन वहाँ पे उस्ताज़ा कराम नहीं है अवेलेबल, आपको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। जब आपकी बुनियादी तालीम से ही आपकी बुनियाद नहीं बनाई जाएगी, मजबूत नहीं होगी, तो आगे जाके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे आप चले भी जाएं किसी हायर एजुकेशन लेवल पर, तो आपके सोचने का जो नज़रिया है, जो डायरेक्शन को देखने का नज़रिया है, वो बहुत छोटा रह जाता है। और जो शहरी इलाकों के नौजवान हैं, उनके पास थोड़ा ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनके पास इंटरनेट शुरू से ही होता है, अपनी प्राइमरी स्कूल लेवल से होता है, उनका सोचने का नज़रिया चेंज हो जाता है, वो बड़ा सोचना शुरू हो जाते हैं। और फिर ये एक सोशल कोहेशन बन जाता है कि देहात के इलाके के जो नौजवान हैं और शहरी नौजवान, उनके बीच में नज़रिए का एक गैप आ जाता है, जिसको दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस लेवल पे आकर। आपने अपनी, मुझे पता है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोजेक्ट भी किया था कि सोच और फिक्र के इस लेवल को एक फ्रीक्वेंसी पे लेके आए। टेल अस अबाउट दैट, उसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, ये मेरा सबसे पहला इनिशिएटिव था एक नेशनल लेवल पे एविएशन लिटरेरी फोरम को जो मैंने खोला अपनी फील्ड में। लेकिन उसका बुनियादी मकसद यही था कि बेशक ये जो एविएशन एक जदीद सेक्टर है, अगर मैं एक देहात की लड़की इस जदीद सेक्टर में आ सकती हूँ, डिग्री हासिल कर सकती हूँ और सोच का नजरिया अपना मजीद बड़ा कर सकती हूँ, तो मेरे ख्याल में देहात के बाकी नौजवान भी कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को इसी नजरिए से बनाया गया कि जो देहात के और शहरी नौजवान हैं, उनको इकट्ठा इस प्लेटफॉर्म पे किया जाए, उनके बीच जो गैप है वो तोड़ा जाए, उनके नज़रियों को मिलाया जाए, उनमें इत्तेहाद और यकजहती पैदा की जाए, ताकि वो दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद भी कर सकें और कुछ बड़ा करने की, कुछ मुस्बत करने की की तरफ जाएं और कोई कारनामे करें ताकि मिसाल बन सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 से 15 तलबा से स्टार्ट किया था, अब ये 500 पे चली गई तादाद। और मेरे ग्रेजुएशन के बाद अभी भी यंग लीडर्स काम कर रहे हैं और हमेशा से मेरा यही एक थीम था दैट आई वांट टू क्रिएट मोर लीडर्स देन फॉलोअर्स। तो अभी भी ये इसकी जिंदा मिसाल है मेरा। वेरी इंटरेस्टिंग। आई वांट टू क्रिएट मोर लीडर्स देन फॉलोअर्स। लीडरशिप की बात हो रही है, अहमद हमारे साथ हैं, रहीम यार खान से। और अहमद, जैसा कि आपको मालूम है, इनको भी डायना अवार्ड मिला है। 20 साल इनकी उम्र है और 10 मुल्कों में जाके ये काम कर चुके हैं यूथ डेवलपमेंट और यूथ की लीडरशिप के हवाले से। एक यूथ लीडर से क्या मुराद होती है? क्या इसका डायरेक्टली इस इस्तिलाह का ताल्लुक सियासत से है? मतलब यूथ लीडर को आप कैसे डिफाइन करेंगे अहमद? यूथ लीडर्स जो होते हैं वो बेसिकली पॉलिटिकल लीडर्स नहीं होते। पॉलिटिकल लीडर्स तो हमारे रहनुमा होते हैं ना, मतलब जो MNAs MPs होते हैं, जो जिनका काम होता है लेजिस्लेशन करना होता है। इस एक पार्ट ये होता है। दूसरा पार्ट ये होता है कि या तो हम CSS करें, सिस्टम का पार्ट बने, ब्यूरोक्रेसी की तरफ आ जाए। फिर थर्ड जो सेक्टर में देख रहा हूँ, वो जो बड़ा इमर्ज हो रहा है पाकिस्तान में, वो यूथ लीडरशिप है। यूथ लीडर्स हैं जो अपने लेवल पे इंडिविजुअली, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बना के, डिफरेंट NGOs बना के काम कर रहे होते हैं। जो यूथ लीडर्स होते हैं, ये रोल मॉडल्स होते हैं अपनी अपनी कम्युनिटी के, ठीक है। अब जैसे हम रहीम खान में, तो हम यहाँ के यूथ लीडर्स हैं, तो हम जो हमारे नीचे जितने लोग हैं या जितने हमारे फेलोज हैं, हम उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक तरीके से। हम सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं, हम रियल लाइफ में भी कर रहे हैं, तो हम उनकी जिंदगी पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दे सकते हैं, नेगेटिव भी दे सकते हैं। तो जो रियल लीडर होता है, उसको पॉजिटिविटी और मतलब जो उसका लाइफ है वो उसने बहुत तरीके से देख के चल रहा होता है, क्योंकि उसको बहुत से लोग फॉलो कर रहे होते हैं। तो यूथ लीडर्स को पॉजिटिव रहना चाहिए और मैं कहता हूँ उनको कंट्रोवर्शियल नहीं रहना चाहिए, और ना ही उनको पॉलिटिकल अपनी एफिलिएशन शो करनी चाहिए। इवन इफ दे डू हैव, उनको जस्ट न्यूट्रल रहना चाहिए। आपने 10-12 ममालिक के अंदर काम किया है यूथ लीडरशिप के हवाले से। ये बताओ, सबसे ज्यादा मजा किस मुल्क में आया? सबसे अच्छा मुल्क कौन सा लगा? सबसे अच्छा मुल्क मैं US भी जा चुका हूँ, रशिया भी जा चुका हूँ, और बड़े बड़े साउथ अफ्रीका, बड़े बड़े कंट्रीज में भी। बट जो रशिया में मजा आया वो ऐसे कि जो वहाँ के यंग पीपल है ना, वो बहुत ज्यादा एंगेज्ड है, ठीक है। हम एक फॉर्म पे गए थे 2018 में, इंटरनेशनल वॉलंटियर फोरम। उसमें 15,000 वॉलंटियर्स थे, मैंने अपनी आंखों से देखे थे, बड़े से स्टेडियम में।
15,000 पूरे रशिया से उन्होंने लोग इकट्ठे किए होते, उनकी एवरेज एज जो आप कर लें तो वो 20-22 साल के अंदर अंदर होंगे सारे, और वो सारे उनको फिर प्रेसिडेंट पुतिन भी आए थे वहाँ पे, उन्होंने यंग जो लीडर अवार्ड होता है रशिया का, एक ईयरली अवार्ड मिलता है, उन्होंने उनको भी दिए, और हमारे यहाँ से भी 16 लोगों की डेलीगेशन गई थी, तो वहाँ पे हमें जरा लगा कि हम पाकिस्तानी थोड़े से अभी इनसे पीछे हैं। अच्छा, यानी कि रशिया की यूथ को मिलके आपको एक मतलब इंस्पिरेशन हुई कि वो लोग किस तरह से काम करें। बिल्कुल। अच्छा अहमद, ये बताओ आप कि जो हमारे इस वक्त यंगस्टर्स हैं, अभी नबीला से भी इसके हवाले से बात हो रही, वो इंटरनेट से बहुत ज्यादा ग्लूड हैं। आप पाकिस्तान के यंगस्टर्स, बल्कि नबीला आप ही इसका जवाब दीजिएगा, पाकिस्तान के यंगस्टर्स का जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस पे हर दो तरह की बातें हो रही हैं कि जी वो तो जी बस खूबसूरत तस्वीरें खींच के टिकटॉक फॉलोअर्स और बस जी ये जा वो जा। मेरा सवाल ये कि क्यों, इसमें क्या बुराई है? अगर कोई गुड लुकिंग है और वो अच्छे अच्छे गाने गा के टिकटॉक पे अपने फॉलोअर्स बना रहा है तो ये उसका इंटरेस्ट है, लेट्स मूव ऑन। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा हम बड़े पोलर हैं अपने ओपिनियंस में। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आप पाकिस्तान की यूथ की ऑनलाइन प्रेजेंस, खासतौर पे देहात की यूथ की, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल जी, इसका जवाब ये कि सर्टेन किस्म के यूथ ग्रुप्स हैं, कुछ मतलब फ्रीलांसर्स हैं जिनका काम है कि उन्होंने इंटरनेट पे काम करना है, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ हमारे मैं जो देखता आ रहा हूँ कि जो मुझे बुरा लग रहा होता है कि हम कुछ ऐसे यूथ लीडर्स भी होते हैं जो एट द सेम टाइम अपनी जो सोशल प्रोफाइल्स हैं उस पर मीम शेयर कर रहे होते हैं, डिफरेंट मूवी के छोटे छोटे से सीन शेयर कर रहे होते हैं, तो वहां से आप मतलब रिप्रेजेंट कर। प्लस ये एक पॉइंट ये भी है कि हमारे जो अगर छोटे से भी गांव में छोटा सा भी वाकया हो जाता है तो हम उसको इंग्लिश में नरेट करके बहुत बड़ा करके लिख के बता रहे होते हैं। तो तब क्या हो रहा होता है कि हम सबके इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं, हमारे को 2-3 हजार इंटरनेशनल फ्रेंड्स होते हैं फेसबुक पे, उल्टा हम अपने कंट्री का नेगेटिव इमेज फायर दिखा रहे होते हैं। अब अगर आप इसको कंपेयर करें डिफरेंट कंट्री से तो वो ऐसे नहीं कर रहे होते, आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके नहीं बताएंगे कि हमारे कंट्री में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आपको जो अपना सोशल मीडिया का प्रोफाइल है ये आप देखेंगे, फिर जनरेशन वारफेयर चल रहा है और इसमें तो हमें बहुत ज्यादा कंसाइज होके प्रिसाइज होके और देख के लिखना चाहिए, इवन के कमेंट भी देख के करना चाहिए। ओके नबीला, आप इस पे क्या कहेंगी? जो हमारी यूथ इस वक्त सोशल मीडिया को कैसे यूज कर रही है, व्हाट इज योर से ऑन दिस? बिल्कुल अहम सवाल है, ये बिल्कुल अहम सवाल है, इस पे बात होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ मुख्तलिफ शहरों के नौजवान बैठ के एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करें, उस पर बात करें, क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है। ऑनलाइन प्रेजेंस और टिकटॉक की ज़रा बात हुई है तो मैं समझती हूँ ठीक है, हर किसी की अपनी एक इनफरादी चॉइस होती है, प्रेफरेंसेस होती हैं, लेकिन मैं नौजवान से ये पूछना चाहती हूँ, क्या उन्हें कायद का वो कौल याद है जब उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के नौजवान अपनी मुस्बत तवानाइयों को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गई तो फिर आप ज़िंदगी में पछताते रह जाएंगे कि आपने कुछ किया क्यों नहीं। तो इस चीज़ को ज़रूर अपने जहन में रखें। और मेरा तो हमेशा से काम ऑनलाइन प्रेजेंस से ही चलता रहा है, क्योंकि मैं एक देहात के छोटे से इलाके में रहती हूँ, घर वापस भी आना होता है, काम भी करना होता है, लेकिन इसका पॉजिटिव इस्तेमाल मैं इस तरह से कर रही हूँ कि मेरी कोई भी बैनुल अक़वामी तंजीम है, वो स्पेन से है, वो रशिया से है, वो अर्जेंटीना से है, मैं उनसे बात कर रही होती हूँ, कन्वर्सेशंस करती हूँ, इवन मुझे ट्रांसलेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन एक जज्बा होता है कि भाई ये एक ताकत है हमारी इस टाइम ऑनलाइन प्रेजेंस, ये टूल्स जो इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं, तो मैं गूगल खोल लेती हूँ, ट्रांसलेटर यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन बात अपनी जो पॉजिटिव मुस्बत काम है उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करती हूँ, और उस प्रोजेक्ट को फिर सक्सेसफुली साइन इन कराती हूँ कि अब हम ये करने जा रहे हैं। तो मेरे नज़दीक आप मुस्बत तवानाई इस्तेमाल करें अपनी। बिल्कुल ठीक। आज के राइजिंग पाकिस्तान में मैंने कोशिश की कि फीचर करूं अहमद और नबीला को, और इन दोनों को दी डायना अवार्ड मिला है 2020 में। 3 और लोगों को भी मिला, किसको मिला भाई? उनके नाम तो बताओ हमें, अहमद या नबीला, कोई नाम याद है आपको? आपके साथ बाकी 3 साथी कौन है? जी बिल्कुल, एक रायना खान है और शुएब हैं और उमर मुख्तार हैं। रायना और उमर मुख्तार लाहौर से हैं, तो आई कंग्रेचुलेट टू देम एज वेल। और शुएब गालिबन खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है। जी तो भी रायना, उमर मुख्तार, शुएब, आप तीनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। वी आर इक्वली प्राउड ऑफ 3 ऑफ यू एज वेल। और अभी जाते जाते अहमद, व्हाट इज योर, नबीला ने तो अपना मैसेज दे दिया कायद के कॉल के हवाले से, बड़ा खूबसूरत, बट व्हाट इज योर मैसेज टू स्पेशली द यूथ ऑफ पाकिस्तान जो कि बड़े शहरों में नहीं रहते और आपकी तरह के कुछ ड्रीम्स रखते हैं, कुछ करना चाहते हैं?
ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جتنا بڑا آپ خواب دیکھیں گے، جتنا بڑا آپ کا ویژن ہوگا، اتنے بڑے آپ کے گولز ہوں گے، اور آپ نے گولز کو اچیو کرنے کے لیے ڈفرینٹ مائل سٹون سیٹ کر لینے ہیں، اور یہ بھول جانا ہے کہ آپ کون سے علاقے سے ہیں. ٹرسٹ میں آپ کو اللہ پاک کی جو ذات ہے اس مقام تک پہنچانے میں خود ساتھ دے گی. آج کے اس سیشن میں آپ نے ایک چیز اور بھی نوٹ کی ہوگی کہ کیونکہ چوٹی زیری ڈیرہ غازی خان کا بھی ایک نواحی علاقہ ہے، اور وہاں پہ اس وقت موجود ہیں نبیلہ عباس اور رحیم یار خان میں احمد. تو آپ کو کہیں کہیں لگا ہوگا کہ انٹرنیٹ کا بھی تھوڑا سا آواز کا مسئلہ، یہ میں ڈسکلیمر اس لیے جنانا چاہتا ہوں کہ لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ جو پیشن ہے نا ان دونوں کا، وہ کوئی 3G 4G 5G سے بہت آگے، کوئی 15-20 بلکہ 20-20G کا جو پیشن ہے نا، وہ اصل چیز ہے. جو انٹرنیٹ کی آج ہلکی سی آپ کو کمی محسوس ہوئی، آپ دونوں کے پیشن نے اس کو اوور کم کر دیا ہے نا نبیلہ؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہمارا پیشن کا جو وہ ہے نا لیول، وہ کبھی کم نہیں ہوگا انشاءاللہ. چاہے انٹرنیٹ ختم بھی ہو جائے، کام چلتا رہے گا، جذبہ رہے گا یہ انشاءاللہ. اور یوں ہی پاکستان کو ہم ریپرزینٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. احمد تھینک یو سو مچ، جیتے رہو آپ. نبیلہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. رائزنگ پاکستان میں آج یہ بڑا مزیدار، میں نے تو بہت اس سیشن کو انجوائے کیا. آپ کو کیسا لگا؟ آپ ہمارے فیس بک پیج رائزنگ پاکستان کا جو فیس بک پیج ہے، یا جو میرا فیس بک پیج ہے توثیق حیدر، یا جو میرا انسٹا ہے توثیق_حیدر.th، اس پہ جا کے آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ ان ینگسٹرز کی باتیں سن کے آپ کو کیسا لگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. زندگی نے دی اجازت تو پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.